नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर चौधरी। बात करेंगे मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे लेकर पूरा देश असमंजस में है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, 2024 की तैयारी है, या मोदी जी ने जिन चेहरों का चयन किया है उसे लेकर वो कुछ गड़बड़ी कर बैठे हैं। सर, आपसे पहला सवाल यही कि जब तक मुख्यमंत्री तीनों राज्यों के चुने नहीं गए थे तब तक तो सबको मालूम था कि कुछ ऐसा नाम आएंगे जो चौंकाएंगे। अब नाम खुल गए हैं, तो इसके पीछे जो नाम तीन आए हैं, खासकर अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपका एनालिसिस क्या है? एक तो पीयूष, मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्टर स्ट्रोक तो उसको कहा जाता है जो कभी कभी लगाया जाता है। मास्टर स्ट्रोक रोज़ नहीं लगाए जाते। यहाँ बीजेपी में अगर आप देखेंगे मोदी जी के साथ, वो तो दिन में ही कई कई मास्टर स्ट्रोक्स खेले। उनका तो हर शॉट जो है वही मास्टर स्ट्रोक है। तो लेकिन इस पे मेरा टेक थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि लोग एक तो पिछले 3-4 दिन से लोग लगातार गूगल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर बार नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान होता है और फिर लोग कहते हैं भाई ये कौन है, मोहन यादव कौन है। तो कल से लोग मोहन यादव को गूगल कर रहे थे, और अभी मोहन यादव का किस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो भजनलाल शर्मा का आ गया। इससे पहले विष्णुदेव साय तो खैर उनका तो थोड़ा सा चल भी रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिससे हम नयापन कह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि बीजेपी लगातार हैरान कर रही है, सरप्राइज़ कर रही है। अगर आप बीजेपी को पीछे देखें कुछ वर्षों में, तो बीजेपी ने हर बार यही किया है। और मैंने अपने शो ब्लैक एंड वाइट में भी पिछले हफ्ते ये कहा था कि आप गुजरात मॉडल को अच्छे से अगर पढ़ लें, देख लें, तो उसमें आपको इन तीनों राज्यों के जवाब नज़र आ जाएंगे। देखिए, गुजरात में जब उन्होंने उनको भूपेंद्र पटेल को बनाया, तो उस समय भी बिल्कुल वही यार्ड स्टिक था जो अभी। इस मामले में तो सर मैं कहूँगा कि जब मोदी जी को बनाया गया था गुजरात का मुख्यमंत्री, तब वो प्रदेश संगठन में थे, तो वो भी उस समय मास्टर स्ट्रोक था। आप देखिए 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को बनाया हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ के बारे में किसने सोचा था? लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। पुष्कर सिंह धामी को जब बनाया पहली बार उत्तराखंड में, एमएल खट्टर को जब हरियाणा में पहली बार बनाया, तो आप देखिए हर जगह बीजेपी ने ऐसा ही किया है। लेकिन देखिए, बीजेपी, ये समझने वाली बात यह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि आप चाहें 2/3 बहुमत भी लेकर आ जाएं, तो भी आपका मुख्यमंत्री आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये वाजपेयी और आडवाणी जी वाली बीजेपी नहीं है। ये एक बीजेपी का भी एक नया युग है, और इसमें उस ज़माने तो में तो फिर भी जो नेता थे वो अपना थोड़ा सा डिस्प्लेजर शो कर दिया करते थे। बगावती सुर, बगावत हो भी जाती थी। आप देखिए गुजरात में बगावत हुई, लेकिन अब किसी के लिए बगावत करना या ये भी कह देना कि मैं खुश नहीं हूँ, अब ये संभव नहीं है। और लेकिन सर, अब जो सवाल है वो ये कि जो तीनों चेहरे आप देख रहे हैं उसको लेकर आपका टेक क्या है? मतलब वो किस रणनीति के तहत आपको लग रहा है कि उतारे गए हैं? रणनीति ये है कि जिसने 2023 का चुनाव जिताया वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो 2024 का लोकसभा चुनाव जिताएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो जिन्होंने चुनाव ये जिताए उनके युग तो समाप्त हो गए। अब ऐसे लोगों को चुना गया है जो कि 2024 का चुनाव जिताएंगे, और जिनका सिर्फ उनके क्षेत्र में और उनके राज्य में नहीं, बल्कि उससे पार्टी को दूसरे राज्यों में भी लाभ मिले। देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जो किया। अब देश भर के जो आदिवासी वोट हैं, अब आप सिंक जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को बनाना और यहाँ विष्णुदेव साय को बनाना, अब ये जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो देश भर के आदिवासी, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हों, उन तक एक संदेश जाएगा। इसी तरह से मोहन यादव जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते थे, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो यादव हैं, अब ये मोहन यादव का इफेक्ट वहाँ तक जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप भजनलाल शर्मा का भी देखें तो उन्होंने ब्राह्मण प्लस राजपूत प्लस शेड्यूल्ड कास्ट, ये कॉम्बिनेशन उन्होंने राजस्थान में बनाया है। दिया कुमारी को भी उन्होंने बना दिया, बाकी लोगों को भी जो एससी समुदाय से हैं, दलित समुदाय से हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वो साधने की जो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक सिंगल पॉइंट देखें तो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो ओबीसी, पिछड़े और दलितों की पार्टी है। आज से 10 साल पहले या आज से कुछ 5-7 साल पहले बीजेपी को कहा जाता था ये उच्च वर्ग की पार्टी है, व्यापारी वर्ग की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। अब बीजेपी ने ये देखिए कितना बड़ा शिफ्ट किया है। अब बीजेपी ओबीसी की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, और यही आपको उनके चयन में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, हम देखते हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी
मुख्यमंत्री बनाया गया है या चुना गया है तो वहाँ 33% आबादी आदिवासियों की है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को अगर चुना गया है तो वहाँ 50% आबादी ओबीसी की है, और ओबीसी को लेकर तो एक पूरी राजनीति राहुल गांधी, अखिलेश यादव वगैरह सब लोग कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अगर ब्राह्मण चेहरे को चुना गया है तो वहाँ तो आबादी 7% है। तो यहाँ पर मतलब वो फॉर्मूला गया, हम देखें कि भाई वहाँ पर जाट सबसे ज़्यादा हैं, फिर गुर्जर सबसे उसके बाद हैं, फिर ब्राह्मण तो 6-7% हैं केवल, लेकिन ब्राह्मण चेहरे को रख दिया। ब्राह्मण राजस्थान में पहले भी 6 बार शायद बन चुके हैं, लेकिन मुझे जो लगता है इस बार भजन लाल शर्मा को बनाने का जो है, एक तो एक संदेश देना कि फर्स्ट टाइमर एमएलए है, लेकिन पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, संघ से जुड़ा हुआ है, ज़मीन पर बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद किए उसने लगातार काम किया है। और मैं देख रहा था कि जब मोदी जी राजस्थान जब भी जाते थे तो हवाई अड्डे पर स्वागत करने वालों की जो लाइन होती थी उसमें भजन लाल शर्मा ज़रूर होते थे। अब ये अलग बात है कि वो लाइन में इतनी किसी की नज़र नहीं जाती थी कि कभी ये व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो राजस्थान में हमको ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर वसुंधरा राजे को न्यूट्रलाइज करने के लिए शायद वसुंधरा राजे और किसी पर तैयार भी ना होती। अब एक ऐसे नाम को बना दिया गया है जिसमें बड़े बड़े नेताओं में से किसी को भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं अभी तस्वीरें देख रहा था, वसुंधरा राजे कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन उनका चेहरा लटका हुआ था बिल्कुल। और वो शिवराज के संग भी हुआ कि, और मज़े की बात यह है कि शिवराज ने ही नाम प्रस्तावित किया मोहन यादव का, वसुंधरा ने ही नाम प्रस्तावित किया भजन लाल का। जी, तो देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि शिवराज से आशीर्वाद भी दिलवा दिया, नाम का भी प्रस्ताव करवा दिया, और शिवराज जी को हंसना भी पड़ रहा है। और लेकिन वसुंधरा में और शिवराज में बात ये, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से पेश आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कैमरे के सामने किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वसुंधरा राजे का जो निराशा है वो कैमरे के सामने पता चल रहा था, और शायद ये कारण है कि राजनाथ सिंह जैसे इतने सीनियर नेता को यही सोच समझकर उन्होंने राजस्थान भेजा होगा, और फिर ऐसा कहा होगा कि वसुंधरा को न्यूट्रलाइज करना किसी छोटे मोटे नेता नहीं। तो सर ये कहीं उल्टा तो नहीं है कि वसुंधरा के चूंकि इतने समर्थक विधायक हैं वहाँ पर, और आज तो जब हम सुबह सुबह देख रहे थे तो कई विधायक वसुंधरा राजे का नाम भी ले रहे थे कि भाई वसुंधरा राजे बनेगी मुख्यमंत्री, और वो 3 बार की मुख्यमंत्री है। तो एक नए विधायक, पहली बार के विधायक का मुख्यमंत्री बनना उस राज्य में जहाँ एक 3 बार की मुख्यमंत्री है, वो खुद विधायक है और उसके समर्थक बड़ी तादाद में है, काम करना कितना मुश्किल होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये अब युग अलग है, ये मोदी और अमित शाह का युग है। इसमें कोई भी नेता, इन 3 चुनावों में मोदी जी ने ये बता दिया कि किसी नेता का कोई चेहरा, कोई प्रभाव मायने नहीं रखता। वोट मोदी जी के नाम पर आ रहे हैं, मोदी की गारंटी पर वोट आ रहे हैं, इसलिए वो किसी भी नेता को उस हद तक नहीं पहुंचने देंगे कि वो बगावत करने की स्थिति में आ सके। अब राजस्थान की जो आप बात कर रहे हैं, बगावत अगर करनी होती तो शायद अभी तक हो जाती। दूसरी बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे, राजस्थान में जो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वसुंधरा राजे को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, ये एक बड़ी बात है। तो ये जो भजन लाल शर्मा को उन्होंने बीच में से, गोदाम में से कहीं से निकाला है और झाड़ पोंछकर उनके सामने एकदम रख दिया, और लोग जानते भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे इनके साथ दुश्मनी भी नहीं करना चाहेंगी, ये सोचकर कि ये तो उनसे बहुत जूनियर हैं, और उनके लिए एक अच्छा फेस सेविंग ये हो जाएगा कि भाई पार्टी ने एक बिल्कुल ही एक नया उम्मीदवार उतार दिया। अगर कोई उनकी बराबरी का कोई व्यक्ति होता या कोई और ऐसा होता जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे क्लैश करता, मान लीजिए दिया कुमारी को ही अगर बना देती, तो शायद वसुंधरा राजे और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती थी। पर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये वसुंधरा राजे का युग का अंत है, और शिवराज के राज की समाप्ति है, उसका भी अंत है। इस तीनों राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री को चुना गया, और जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक इंटरनल प्रोसेस होती है, और हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं या सारे विधायक कहते हैं कि विधायक दल की बैठक होगी जहां पर एक नेता चुना जाएगा, सर्वसम्मति से उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इन तीनों राज्यों में एक प्रक्रिया आई कि किसी को कुछ पता नहीं होता, एंड टाइम पर जब विधायक सारे बैठ जाते हैं, और जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब ये कहना मुश्किल है कि उनको पता होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो पहुंचते हैं, या उनकी तरफ से एक फ़ोन या एक चिट पहुंचती है पर्यवेक्षक के पास। वो आज भी हुआ, जो अभी तक की सूचना है कि वो आज भी हुआ है कि एक पर्ची राजनाथ जी को और एक पर्ची वसुंधरा को दी गई, जिसमें शायद मुख्यमंत्री का नाम लिखा था। तो हम
एक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो डेमोक्रेसी की वकालत करती है, लेकिन पार्टी के अंदर जो आरोप लगता है कि भाई डेमोक्रेसी नहीं है। मोदी और अमित शाह ने एक नेता चुना और वहाँ पर एक जो विधायक दल की बैठक हुई वो सिर्फ एक तमाशे से ज़्यादा नहीं थी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस युग में जो बीजेपी का ये युग चल रहा है, इसमें बीजेपी मुख्यमंत्री से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर चुन रही है हर राज्य में। उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो योजनाएं बनाए, जो खुद लीड करे या जो वोट लेकर आए। अब उन्हें वोट लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वोट लेने का काम मोदी जी का है। तो देखिए, इसको बांट दिया गया है बिल्कुल कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव में वोट लेने, ये मोदी जी का काम है। मोदी जी के चेहरे पे आएगा, मोदी जी योजना बनाएंगे, मोदी जी ये राज्यों को बताएंगे, गाइड करेंगे। यानी एक बड़ा इंजन जो है और उसके पीछे छोटे छोटे इंजन्स चलेंगे। अब ऐसे में मुख्यमंत्री वो चाहिए जो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हो और उसे दिल्ली से पता, वो योजना बन के आ गई, जो उसे अच्छे से बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पारिवारिक लाइकिंग डिसलाइकिंग के, वो उसे सिर्फ इम्प्लीमेंट करे। उसका अपना कोई लेना देना नहीं, और उसके ऊपर वो ये बोझ नहीं डालना चाहते कि आपको वोट लेनी है और आपको यहाँ बीजेपी को जिताना है। बीजेपी को जिताने का काम अब उसके लिए एक अलग टीम बन गई है। तो आप देखेंगे अब वो, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में अगर आप कहेंगे, तो अब जो T20 की टीम आ रही है, अब बहस क्या चल रही है कि उसमें रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, उसमें विराट कोहली भी नहीं होंगे, और उसमें वो कोई सूर्य यादव को ले आएंगे और उसको कप्तान बना देंगे। तो ऐसा ही कुछ बीजेपी में हो रहा है। बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है कि आज आपके पास 11 लोगों की जो टीम चाहिए ना, उसके लिए आपके पास 45 खिलाड़ी हैं। आपने सर एक लाइन तो बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि बीजेपी को अब मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, और जो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, पहुंचा सके, उनको वोट लेने के लिए मोदी जी हैं। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल है फिर कि मोदी जी 2024 में तो पार्टी का चेहरा है और वो रहेंगे और उनके नाम पर वोट पड़ेंगे या जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि मोदी जी खुद 72-73 वर्ष के हैं और पार्टी ने एक पैमाना तय किया 75 वर्ष का, जिसको मोदी जी मानते हैं नहीं मानते हैं ये आगे की बात है, लेकिन एक ये है, पैरामीटर है कि 75 ईयर्स, जिसके नाम पर वसुंधरा राजे भी शायद आउट हो गई क्योंकि 70-71 साल की हो गई वो। तो ये नहीं लगता क्योंकि मोदी जी के बाद कौन सा ऐसा चेहरा है जिसकी इतनी मास पॉपुलैरिटी हो जो अपने नाम पर वोट लेके आ सकता? हमें ऐसा लगता है कि अभी तो देखिए, अभी तो आप मोदी युग का ही मज़ा लीजिए। अगले 5-7 साल 2029-2030 तक तो आप मोदी युग का मज़ा लीजिए और देखिए कि मोदी युग में क्या नए नए बदलाव आ रहे हैं। जब मोदी जी के बाद का तो मुझे लगता है अभी तक किसी ने सोचना भी शुरू नहीं किया होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक मोदी जी का एग्जिट होगा भारतीय राजनीतिक पटल से, जो कि जब भी होगा, तब तक वो बीजेपी को एक ऐसा संगठन बना देंगे जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जैसे गूगल हुआ, जैसे मेटा हुआ, जैसे इस तरह की कोई एक चीज़ बना देंगे जिसके अंदर लीडर मायने नहीं रखता, संगठन इतना मजबूत है। जैसे एप्पल है, एप्पल में अभी लीडर मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी लेयरिंग इतनी ज़बरदस्त है, और उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, उसमें आखिरी पंक्ति में बैठा जो नेता है वो भी इतना मजबूत है। तो जो ब्यूटी है इस समय बीजेपी की, अगर आप देखेंगे, मोहन यादव आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे फोटो खिंचवाने के लिए, आखिरी पंक्ति से उठाया। बाकी पार्टियां जो सोचती हैं और हम लोग जो सोचते हैं, जो एक्सपर्ट जो चुनाव के रहते हैं, वो सोचते हैं कि जो अगली पंक्ति में जो बैठा होगा इसमें से कोई बनेगा। इसलिए एग्जिट पोल वाले, ओपिनियन पोल वाले, वो सिर्फ आगे की पंक्ति देखते हैं, और मोदी जी जो देख रहे हैं वो पीछे की पंक्ति दे रहे हैं कि देखो बैक बेंचर्स में से किसी को उठा के वो सामने ले आएंगे। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि 2024 में खासकर इन तीनों चेहरों के मद्देनज़र 2024 में 3 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि तीनों राज्यों में पिछली बार शिवराज सिंह चौहान थे जो बहुत अनुभवी थे, जिन्होंने इतने साल तक प्रदेश को देखा समझा है और पार्टी को फ़ायदा मिला मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा का अनुभव का फ़ायदा मिला, और इसी तरह छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा में। और 2019 में बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों राज्यों में लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 3 चेहरे जिनको आप कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी वोट लाने की नहीं है,
और अब टाइम है सिर्फ 6 महीने, क्योंकि अभी तो ये जिस तरह से प्रदर्शन करेंगे, सारे फैसलों को अगर आप इनका विश्लेषण करेंगे तो असल में आपको ये समझ में आएगा कि इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि चुनाव लोकसभा का जिता सके। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पार्टी इनसे ऐसा चाहती भी नहीं है। पार्टी क्या चाहती है कि मोदी की जो गारंटी है, आप उसके सिपाही बनिए, उसके कम्युनिकेटर बनिए। मोदी की गारंटी को ज़मीन पर ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार के आप बस इम्प्लीमेंट कर दीजिए और चुनाव में वोट मोदी जी के अपने आप आएंगे। अगर बिना वसुंधरा के और बिना रमन सिंह के और बिना शिवराज को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए बीजेपी यहाँ जीत सकती है, इसका मतलब मोदी जी ने ये दिखा दिया कि हमें अब मुख्यमंत्री के इस तरह के उम्मीदवारों की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे बचे थे और रमन सिंह कुछ हद तक जो पुराने ज़माने में अभी चल रहे थे। बाकी आप सारे राज्यों में अगर आप देख लें तो बीजेपी ने हर राज्य में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है। आप जैसा मैंने आपको कहा, हरियाणा में भी यही है। और हाँ, अब उस हिसाब से तो हरियाणा में भी कोई जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, उस लिहाज से तो इसकी भी गारंटी नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया था, उस नाम ने चौंकाया था, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम जिस तरह की राजनीतिक गोटी या समीकरण बने, उसमें कौन मुख्यमंत्री, कौन डिप्टी सीएम हो जाएगा, कौन विधायक पहली बार का मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो कब क्या हो जाएगा बीजेपी में, ये किसी को भी अपने बारे में गलतफहमी। आज आप केंद्रीय मंत्री हैं, कल आप विधायक हो जाएंगे और परसों शायद वो भी नहीं रहेंगे। तो ज़्यादातर नेताओं के साथ यही हुआ है। और जब इनको कहा गया था कि आप राज्य में चले जाइए, तो हर नेता ये सोच रहा था कि शायद मैं ही अगला मुख्यमंत्री हूँ। तो सुधीर जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन ये कही कि अब बीजेपी को कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अपने दम पर कुछ करना चाहे। वो सिर्फ एक कम्युनिकेटर है, उसे केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है बिना भ्रष्टाचार के। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी मोदी जी को चाहिए, अमित शाह को चाहिए, और इन लोगों ने चुने हैं। और एक लिहाज से बीजेपी ने जनरेशनल चेंजेस कर दिए हैं अपने पार्टी में और अपने सरकार में, सारे राज्यों में। अब नए मुख्यमंत्री आ गए हैं जिनको लंबा अनुभव वो ले सकते हैं। तो अब देखना यही है कि ये 3 मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं, ये लोकसभा में इनका रोल सिर्फ मोदी जी की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का होगा, क्योंकि सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं, या ये अपने दम पर कुछ और भी ऐसा गिमिक करेंगे कि पार्टी को लोकसभा में फायदा हो। फिलहाल आप देखते रहिए चुनाव आज तक। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।